नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं तो इसकी विद एक्सप्लेनेशन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं जिन्हें आरबीसी कहा जाता है, उनकी औसतन आयु कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन ए है 180 दिन, ऑप्शन बी है 200 दिन, ऑप्शन सी है 150 दिन और ऑप्शन डी है 120 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 120 दिन। आरबीसी की औसतन आयु कितनी होती है? 120 दिन। आइए अब हम यहाँ से आरबीसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, दोस्तों इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी की संख्या को किससे ज्ञात किया जाता है? तो आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात किया जा सकता है। आरबीसी की कब्र का किसको कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को। तो इस तरह से हमने आरबीसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? आपके पास ऑप्शन ए है चंबा, ऑप्शन बी है मंडी, ऑप्शन सी है कुल्लू, ऑप्शन डी है कांगड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए चंबा। दोस्तों झांझर चंबा जिले का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चंबा जिले के प्रसिद्ध अन्य लोक नृत्यों में जैसे डांगी, डेपक, चुराही, पंगवाल, फूल यात्रा, झांकी, हांतेर, सेन आदि नृत्य आते हैं। तो दोस्तों इन नृत्यों को भी आपने ध्यान में रखना है। मंडी, मंडी जिले का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? लुड्डी। लुड्डी मंडी जिले का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कुल्लू जिले के प्रमुख लोक नृत्यों में जैसे कड़थी, उजगजाम, लालहड़ी इत्यादि कुल्लू के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कांगड़ा का प्रमुख लोक नृत्य जैसे झमाकड़ा। झमाकड़ा एक विवाह गीत है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर और गिरी सहायक नदियां हैं। आपसे पूछा गया है कि गिरी और पब्बर किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन दिए हैं ब्यास की, सतलुज की, चंद्रभागा की या यमुना की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यमुना की। पब्बर और गिरी किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। दोस्तों यमुना हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में से एक नदी है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। इसका हिमाचल प्रदेश में कुल प्रवाह 22 किलोमीटर है। यमुना की अन्य सहायक नदियों में जैसे गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, वाता, मारकंडा, जलाल, असनी इत्यादि यह सब यमुना की सहायक नदियां हैं। तो अगर आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप उनको आसानी से बता सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्यास की। तो दोस्तों ब्यास भी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी की सहायक नदियों में जैसे पार्वती, मलाना, मनालसू, सुजोयन, सरवरी, जियोनी, सुकेती, देहर, हंसा, तीर्थन, बनेर, बाणगंगा, लूनी, मनोनी, सैंज, तीर्थन, हारला, ओहल यह सब ब्यास की सहायक नदियां मानी जाती हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को बार बार सुनते रहना है ताकि आपको इन नदियों के नाम आसानी से याद हो सके। सतलुज नदी, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है।
सतलुज नदी की सहायक नदियों में जैसे स्पीति, रोपा, ताइती, केशांग, मुलगांव, युल्ला, वांगर, रूपी, दुलिंग, शोलडांग, थरोग, ग्याथंग इत्यादि सतलुज की अन्य सहायक नदियां हैं। चंद्रभागा चंद्रभागा चिनाब नदी की दो सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमने ब्यास नदी, सतलुज नदी, चंद्रभागा नदी और यमुना नदी की सहायक नदियों को डिस्कस कर लिया। अगर अब यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? आपके पास ऑप्शन ए है 44वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संशोधन और ऑप्शन डी है 86वां संशोधन। तो दोस्तों किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। फिर 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4(1) में किया गया है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भारत ने सोवियत संघ रूस से लिया था। तो इस प्रकार यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए को, 44वां संशोधन। दोस्तों 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके तहत मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निकाल करके एक वैधानिक अधिकार की श्रृंखला में डाल दिया गया। अब दोस्तों पहले जैसे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, फिर 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल करके एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300(a) में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी को, 73वां संशोधन। दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 86वां संवैधानिक संशोधन जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। और आपसे पूछा जा सकता है कि 86वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ था। यह बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया बेगम, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से किसको दास वंश का संस्थापक माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक दास वंश के शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया जिसे इसने दिल्ली में स्थापित किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बलबन। बलबन दास वंश का एक शासक था। दोस्तों बलबन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह गियासुद्दीन बलबन के नाम से दास वंश का शासक बना। बलबन ने कौन कौन से कार्य किए? तो दोस्तों बलबन ने सिजदा एवं पैबोज प्रथा को शुरू करवाया
इसके अलावा इसने नवरोज उत्सव को भी शुरू करवाया था। और दोस्तों बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन को नष्ट कर दिया था। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को भी लागू किया था। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश भी दास वंश का एक शासक था जिसने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने इकता प्रणाली की शुरुआत की थी और इसने तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की थी। और दोस्तों इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। रजिया बेगम पहली महिला मुस्लिम शासक। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया बेगम। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हो। आप बता सकते हो कि दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया बेगम। और लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और इकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श उपनाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। तो इस प्रकार से यहाँ से बनने वाले हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? आपके पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है और अनुच्छेद 118 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है और दोस्तों राष्ट्रपति को ही आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, प्रधानमंत्री की। तो दोस्तों प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? आपके पास ऑप्शन ए है मछली उत्पादन से, दालों के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? आपके पास ऑप्शन ए है यूराल, ऑप्शन बी है आल्प्स, ऑप्शन सी है रॉकीज और ऑप्शन डी है इंडीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूराल। दोस्तों यूराल एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? यूरोप में। और रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 25 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर
ऑप्शन डी है 25 जनवरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 25 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही मुख्य 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2011 में। और 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वशासन दिवस। और 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने इन जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।